नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्रिकेट हाउसफुल में आज बात केकेआर बनाम आरआर के मैच की, जहां दोनों टीम पहली जीत के लिए मैदान में उतरेंगी। पिछली बार चैंपियन केकेआर ताज बचाने के लिए बेताब है, तो चैलेंजर आरआर भी खाता खोलने के लिए रणनीति के साथ उतर रही है। अभी सिर्फ दोनों ने एक मैच खेला है और दोनों टीमों को अपना पहला मैच हारना पड़ा है। अगर दोनों के बीच हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो अब तक आईपीएल में इन दोनों ने आपस में 30 मैच खेले हैं। हार जीत बराबर रही है। किसके पास कौन से की प्लेयर्स हैं, किसकी ताकत क्या है, आज इस पर बात करेंगे। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर नजर रखी जाएगी, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज मैच का रुख मोड़ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी वैभव मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। वैभव से इस पर बात करते हैं। वैभव, दोनों टीमों ने अभी तक एक मैच खेला है। दोनों टीमों को हार मिली है। केकेआर आरसीबी से हार गई थी अपना पहला मैच, और आरआर भी अपना पहला मैच हार गई है। ऐसे में क्योंकि आज आरआर के एक तरीके से जो होम ग्राउंड है, सेकंड होम ग्राउंड, वहां पर यह मैच है और रियान पराग लोकल बॉय आज वो कप्तानी करेंगे, तो क्या माना जाए आरआर आज बाउंस बैक करेगी? देखिए अपूर्व, अगर हम बात करें कि आज के मुकाबले में हमें 24 प्लेयर मैदान पर नजर आने वाले हैं दोनों टीमों से, अगर हम इंपैक्ट प्लेयर को भी जोड़ दें, और उन 24 में से जो 2 कप्तान हैं, एक अजिंक्य रहाणे और दूसरे रियान पराग हैं, तो यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन टीमों ने ऑक्शन में अपनी जो क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी कि एक तरफ आपको अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। केकेआर पिछले साल की आईपीएल चैंपियन थी, अय्यर की कप्तानी में आप जीते थे, और आज अजिंक्य रहाणे जो इंडिया के किसी तीनों फॉर्मेट में हिस्सा नहीं है और वो T20 प्लेयर भी नहीं है। दूसरी तरफ रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है, यशस्वी जायसवाल के होते हुए, वो यशस्वी जायसवाल जो इंडिया के तीनों फॉर्मेट में किस जगह बनाने के लिए बहुत आसानी से क्वालिफाई करते हैं। तो किस तरह से टीमें इन दोनों ने रणनीति बनाई है, उस पर लगातार सवाल है। आपने बात की रियान पराग की। देखिए, रियान पराग ने इस सीजन के आगाज से पहले बोला था कि उन्होंने एक रणनीति तैयार कर ली है कि किसी भी तरह से वो सनराइजर हैदराबाद को 240-250 नहीं बनाने देंगे। हालांकि उनकी बात ठीक रही, उन्होंने 240-50 नहीं 286 रन बनवा दिए सनराइजर हैदराबाद से अपने पहले ही मुकाबले में, और वन साइडेड राजस्थान रॉयल्स को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की आप बात करें तो आरसीबी ने उनको वन साइडेड मुकाबले में ईडन गार्डन जो कोलकाता का होम ग्राउंड है उसमें हरा दिया। यानी कि अभी तक इन दोनों का जो सीजन रहा है बहुत ही हल्का रहा है, स्ट्रैटेजी रही है वो भी बहुत हल्की रही है। हालांकि ये जरूर है कि दोनों में से आज एक टीम जरूर मुकाबला जीतेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैच टाई हो जाए, 9 रिजल्ट हो जाए, बारिश आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में दोनों में से एक टीम मुकाबला जीतेगी, लेकिन वो कौन सी होगी? जहां तक मुझे लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स शायद इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी की मैं बात करूं तो उनकी गेंदबाजी में जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। चाहे वरुण चक्रवर्ती की बात करो आप, चाहे सुनील नरेन की बात करो, इनके जो 2 गेंदबाजों के 8 ओवर्स आएंगे वो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के लिए रियल टेस्ट रहने वाला है। साथ ही लेकिन पिछले मैच की अगर बात की जाए तो आरसीबी के बल्लेबाजों ने बहुत आराम से इन दोनों गेंदबाजों को भी खेला था। 170 से ऊपर का टारगेट था, बहुत आराम से चेस कर लिया था। बहुत ज्यादा परेशान वहां पर कर नहीं पाए थे वरुण और सुनील। तो क्या ये माना जाए कि क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गया है, हर साल खेला जाता है, बॉलर्स का हाथ जो है वो पकड़ लिया जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, अब लोगों को समझ में आ चुका है कि किसकी आर्मरी में कौन सा हथियार है? देखिए, सामने उस दिन शायद फिल सॉल्ट और विराट कोहली थे, तो और साथ में रजत पाटीदार भी थे, तो शायद मुझे लगता है आसान रहा आरसीबी के लिए इन गेंदबाजों को खेलना। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, ध्रुव जुरेल से कंपेयर करेंगे, आप रियान पराग से कंपेयर करेंगे, आप इनको यशस्वी जायसवाल से कंपेयर करेंगे, या फिर आप कुछ हद तक संजू सैमसन, हालांकि संजू सैमसन देखिए इंजरी कंसर्न उनके साथ लगातार बना हुआ है, और इन गेंदबाजों को पता है कि जो इन एक्सपीरियंस बल्लेबाज होते हैं आपको उन पर कैसे अटैक करना है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर मानूंगा कि जो दोनों ही टीमें हैं, अभी तक मुझे काफी ज्यादा टीमें हल्की नजर आई हैं। देखिए ना, अगर मैं बात करूं, ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया राजस्थान रॉयल्स ने, युजवेंद्र चहल को जाने दिया राजस्थान रॉयल्स ने, साथ ही आपने जॉस बटलर को जाने दिया। जॉस बटलर T20 एक दमदार प्लेयर माने जाते हैं, साथ ही आर अश्विन को भी जाने दिया। तो वहीं केकेआर की हम बात करें, उन्होंने नीतीश राणा को जाने दिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाने दिया, उनके भी जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने उनको जाने दिया है। और हालांकि अब ये उम्मीद करेंगी दोनों ही टीमें कि एक नई शुरुआत करें। आप पहला मैच हार गए
और आईपीएल में देखिए शुरुआत में आपको पता नहीं लगता कि आप 1-2-3 मैच हार जाओ, आपको नहीं पता लगता, लेकिन ये जो हार होती है ये आपको आखिरी में बहुत चुभती है। जिस तरह से गुजरात टाइटंस को हार चुभेगी, पंजाब किंग्स के खिलाफ जीतने वाला मुकाबला था वो हार गए, और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को ये हार चुभेगी डीसी वाले मुकाबले में, क्योंकि वो उस मुकाबले को जीतने वाले थे। तो ऐसे में जीत मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स में, मुझे लगता है देखिए राजस्थान रॉयल्स का जो सेकंड होम ग्राउंड है वो शायद इसलिए सेकंड होम ग्राउंड बनाया गया क्योंकि रियान पराग वहां से आते हैं। रियान पराग का जो एक कोटा कहते हैं, वो भी उनका जो कुछ एक रिलेटिव है वो भी राजस्थान रॉयल्स में अच्छे खासे स्टेक होल्डर हैं, तो इसलिए असम को उनका एक नया, गुवाहाटी को एक नया उनका होम ग्राउंड बनाया गया है, वहां पर ये मुकाबले हो रहे हैं। लेकिन देखिए अब राजस्थान रॉयल्स क्या करती है। हालांकि मुझे उम्मीद होगी यशस्वी जायसवाल से। यशस्वी जायसवाल का जो पहला मुकाबला था उसमें वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, इंग्लैंड सीरीज में भी वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन आप ये उम्मीद करेंगे कि आज के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल एक अच्छी शुरुआत देंगे। और हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहते होंगे वैभव आपसे कि आज के मैच में अगर 11-12 प्लेयर्स की बात की जाए तो ऐसे कौन से प्लेयर्स होंगे, दोनों टीमों के 5-5 प्लेयर्स बता दीजिए, बहुत की प्लेयर्स होंगे, क्योंकि हम लगातार ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं कि दोनों टीमों से कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, लेकिन आपके मुताबिक कीपर हो गए, बैटर हो गए, बॉलर्स हो गए, किस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए अगर कीपर से हम शुरुआत करें तो मुझे लगता है ध्रुव जुरैल एक अच्छे बैट हो सकते हैं। उन्होंने पिछले मुकाबले में भी रन बनाए थे और उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो इस मुकाबले में भी रन बनाएंगे, तो ध्रुव जुरैल से मुझे उम्मीदें रहेंगी। संजू सैमसन बतौर बल्लेबाज खेलेंगे तो संजू सैमसन को हम जरूर इंक्लूड करना चाहेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल, पिछले मुकाबले में रन नहीं है, लेकिन इस बार आप उम्मीद करेंगे यशस्वी जायसवाल के रन आएंगे। शिमरन हेटमायर हैं। अगर मैं केकेआर की बात करूं, उनके पास अजिंक्य रहाणे, जिनके रन पिछले मैच में आए थे। क्विंटन डिकॉक बतौर विकेट कीपर, क्विंटन डिकॉक केकेआर के लिए विकेट कीपर रहेंगे। वेंकटेश अय्यर को आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो गेंदबाजी करेंगे कि नहीं इसके ऊपर जरूर सवाल रहेगा, लेकिन अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो एक अच्छे बाय हो सकते हैं। हालांकि केकेआर के लिए 24 करोड़ के बाय वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा महंगे हो गए, लेकिन हाँ अगर आप अपने 11 खिलाड़ी चुन रहे हैं तो उसमें आप उनको ले सकते हैं। मैं वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा। मैं साथ ही आपके सुनील नारायण को इंक्लूड करना चाहूंगा। आंद्रे रसल इस मेरी टीम का जरूर हिस्सा होंगे। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहूंगा, और 11 प्लस 7-8 प्लेयर मैंने आपको बता दी, इन पर मैं जरूर दाव लगाना चाहूंगा। अगर स्पिनर्स की बात की जाए, स्पिनर्स कौन कौन से रहेंगे? वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुनील नरेन हो गए, ये तो कम से कम मतलब ऐसे स्पिनर हैं जो हर टीम में होंगे, हर कोई लेना चाहेगा। लेकिन अगर राजस्थान से बात की जाए, वहां से कौन कौन से स्पिनर्स हो सकते हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है? देखिए राजस्थान रॉयल्स की जो स्ट्रैटेजी होगी, मुझे लगता है कि स्पिनर से ज्यादा वो अपने जो फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर पर ज्यादा डिपेंडेंट करेंगे। जैसे जोफ्रा आर्चर की मैं बात करूं, उनके लिए भी जो आगाज था बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पहले मुकाबले में आई थिंक उनको 54 या 60 के आसपास रन पड़ गए, बहुत ज्यादा उन्होंने रन लुटाए थे। लेकिन इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर्स पे वो ज्यादा दांव लगाएंगे, तेज गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे, ये देखने में। लेकिन मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर, आप जोफ्रा आर्चर पर जरूर जा सकते हैं। जोफ्रा आर्चर तो बहुत ज्यादा महंगे पिछले मैच में साबित हुए थे, वो शायद भूलना चाहेंगे वो पिछला मैच। हाँ, और शायद वो बल्लेबाजी भी करे तो और बेहतर हो सकता है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा अगर विकेट की बात की जाए, गुवाहाटी का विकेट कैसा है? ज्यादा रन्स की उम्मीद की जा सकती है या फिर कम रन्स की उम्मीद करें? क्या रिपोर्ट है, कैसा विकेट है? देखिए जो दोनों टीम आज मैदान पर आने वाली हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं 175-200 वाली टीमें हैं, और जो विकेट भी है आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बैंगलोर की विकेट है या मुंबई की विकेट है या फिर हैदराबाद का ही होम ग्राउंड है, उस तरीके की विकेट आप शायद यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 175-200 वाला विकेट जरूर रहेगा। चेन्नई की तरह, चेन्नई का जो चेपॉक है वहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, स्पिनर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप टीम अच्छा खेलेंगी तो 175-200 तक मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 तक तो जरूर पहुंचेगी। और जो टॉस जीतेगा, क्या जो अभी ट्रेंड चला आ रहा है कि टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो, चेज करो, ड्यू आता ही आता है, तो क्या यहां पर भी ड्यू फैक्टर रहेगा? देखिए ड्यू फैक्टर और चेस करने वाले आपने जो बात की, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कल का मुकाबला खेला गया उसमें टॉस जीता जीटी ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, उन्होंने सेकंड बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वो ऑलमोस्ट उस मैच को जीत गए थे। अगर वो रदरफोर्ड के जो 2-3 ओवर उन्होंने बर्बाद किए, अगर वो ना करते तो वहां से उस मुकाबले को बनाया जा सकता था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सेकंड बैटिंग करने वाली जो टीम है उसको एडवांटेज हो सकता है, सेकंड बैटिंग करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा है, चाहे मैं आरसीबी की बात करूं, उनको भी आसानी से जीत मिल गई दूसरी बल्लेबाजी करते हुए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी जीत आ गई, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी जीत आ गई,
और यहां पर एक मैच जो गुजरात टाइटंस चूकी है वो उसमें भी जीत सकते थे सेकंड बैटिंग करते हुए। अगर वो 2-3 ओवर 15, 16, 17 जो ओवर था, अगर वहां पर एक स्पीड ब्रेकर ना आता तो वो भी जीत सकते थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप ड्यू को ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सेकंड बैटिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी तक जितना भी आईपीएल हुआ है, आज छठा मैच है, 5 मैच हो चुके हैं वैभव। अभी तक के 5 मैचों का अगर एनालाइज करें तो कौन सी टीम आपको लग रही है कि हाँ बैलेंस है, दमदार है, जो आने वाले वक्त में टॉप 4 में आप देख रहे हैं? देखिए, टॉप 4 में अगर आप पहला नाम लिखेंगे तो मुझे लगता है सनराइजर हैदराबाद को आप आंख बंद करके जरूर इंक्लूड करेंगे। जिस टीम में ओपनिंग ट्रेविस हेड करते हैं, उनके साथ आपकी बल्लेबाजी करने अभिषेक शर्मा आते हैं, फिर आपके ईशान किशन आते हैं, फिर आपके नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। मतलब इनकी जो टीम है खत्म नहीं होती। और फिर गेंदबाजी में पैट कमिंस आते हैं, गेंदबाजी में मोहम्मद शमी भी उनके साथ आते हैं, एक कंबाइंड पैकेज लेकर आते हैं। तो आप सनराइजर हैदराबाद को इंक्लूड करेंगे। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी अच्छा क्रिकेट खेला और उनके जो गेंदबाज हैं, अभी भुवनेश्वर कुमार नहीं आया, उसके बावजूद मैं बात करूं हेजलवुड ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, कुरनाल पांड्या ने विकेट्स लिए है। मैं आरसीबी को इस बार जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा। साथ ही डीसी भी अपना मुकाबला जीती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीसी में वो एक दम होगा शायद वो टॉप 4 में आ सके। पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जिसने बहुत इंप्रेस किया गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में। श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं उनको इंक्लूड करूंगा। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस में मुझे लगता है कि अगर ट्रेंट जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते हैं, टीम में जल्दी से जल्दी उनकी वापसी होती है, और अगर रोहित शर्मा रन बनाने शुरू कर देते, क्योंकि अगर रोहित शर्मा रन नहीं बनाए जिस तरह उनका पिछला सीजन रहा था, तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, अगर रोहित रन बनाने शुरू कर देते हैं तो मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसको मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। वैभव, अभी तक का जो आईपीएल गया है, जो 5 मैचेस हुए हैं, उसमें कुछ यंगस्टर्स है जिन्होंने गजब की या तो बैटिंग की है या तो बॉलिंग की है। चाहे हम शुभम दुबे की बात कर लें, जिन्होंने बहुत आराम से पैट कमिंस जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर की धुनाई की, या फिर हम विपराज निगम की बात कर लें, यूपी की गलियों से होते हुए अचानक से आते हैं, बतौर बॉलर उनको लिया जाता है दिल्ली कैपिटल्स में, लेकिन बतौर बैटर वो मैच जिता देते हैं। ऐसे कौन कौन से युवा प्लेयर आप देख रहे हैं जिन्होंने प्रभावित किया है और आने वाले वक्त में यहां से उनका रास्ता टीम इंडिया की T20 टीम के लिए खुलेगा? देखिए, सबसे ज्यादा तो विजय कुमार विशक ने जो गेंदबाजी की बतौर सब्स्टिट्यूट आकर, 34 ओवर वो उस मैच का हिस्सा नहीं थे। पहले अगर मैं बात करूं, पहले जब पंजाब ने बैटिंग की तब वो टीम का हिस्सा नहीं थे। जब गुजरात टाइटंस ने अपने 14 ओवर बैटिंग कर ली, वो तब भी टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन 15वें ओवर में जब उनको गेंद थमाई जाती है, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जब वो टीम में आते हैं, 5 रन पहले ओवर में देते हैं, दूसरे ओवर में भी 5 रन देते हैं, और वहां से उस मैच का उन्होंने टोन सेट कर दिया। विजय कुमार विशाख की मैं बात करूंगा, आशुतोष शर्मा, इन्होंने पिछले साल भी इंप्रेस किया था, इस साल भी इंप्रेस कर रहे हैं। इनको रिटेन क्यों नहीं किया गया, ये पंजाब किंग्स मैनेजमेंट से सवाल जरूर पूछने चाहिए कि इतने बढ़िया फिनिशर आशुतोष शर्मा को आपने रिटेन क्यों नहीं किया। साथ ही शशांक सिंह, पंजाब किंग्स के एक और धमाकेदार खिलाड़ी, जिन्होंने कल आखिरी ओवर में 5 चौके मारे। उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं दी बैटिंग करने के लिए, उन्हें खुद पर भरोसा था कि मैं आऊंगा, रन बनाऊंगा और टीम के लिए अच्छा टोटल सेट करूंगा। और आखिरी में गुजरात टाइटंस 11 रन से हारी और आखिरी के ओवर में पंजाब किंग्स ने 22-23 रन बनाया। तो ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं, ये एक नई अप्रोच के साथ आए हैं, एक नए जोश के साथ मैदान पर आए हैं, और मुझे लगता है कि ये 2-4 ऐसे नाम हैं जो इन फ्यूचर आकर इंडियन टीम के लिए कमाल कर सकते हो। देखिए, इंडियन टीम में मुझे लगता है अब ट्रांजिशन की जरूरत आ गई, क्योंकि आपके जो कुछ सीनियर नाम है वो कुछ बड़ा धमाका नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मैं रोहित शर्मा की बात करूं, पिछले साल आईपीएल में फ्लॉप थे, इस साल अभी तो पहला मैच शुरुआत किया, उसमें रन नहीं आए। सूर्य कुमार यादव पिछले साल भी आईपीएल बहुत हल्का गया, T20 वर्ल्ड कप के बाद से बल्लेबाजी में रन नहीं आ रहे, वो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ईशान किशन, देखिए ईशान किशन को अभी भी मैं यंगस्टर की कैटेगरी में रखूंगा कि पिछले 1.5 साल से इंडियन क्रिकेट टीम ने उनको एक भी मैच नहीं खिलाया। सोचिए, ईशान किशन आते हैं, पहले मैच में 100 बना देते हैं। तो इन प्लेयर्स को आपको ग्रूम करना होगा, आपको इनको प्रमोट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मुकाबले आपको इनको खिलाने होंगे। और अभी देखिए, वो एक 13 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं, राजस्थान रॉयल्स ने उनको 1 करोड़ 10 या 30 लाख के आसपास में खरीदा है, तो उन पर भी निगाहें होंगी। इसी सवाल पर मैं आ रहा था कि क्या आज इस 13 साल के लड़के का डेब्यू हो सकता है? क्या आज आईपीएल में एक नया इतिहास बन सकता है कि 13 साल का लड़का डेब्यू कर गया? देखिए अपूर्व, मुझे लगता है इसका जो सवाल आपने पूछा, इसका जवाब आपको ही पता होगा। वैभव सूर्यवंशी मुझे नहीं लगता कि अभी बतौर 11 में या फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी इस टीम में आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स जब आईपीएल से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, तब उन पर दाव लगाया जा सकता है। और वैभव सूर्यवंशी की जो एक कहानी है कि उनका जो सिलेक्शन किस तरह से हुआ,
किसके कहने पर हुआ, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर एक पीछे की अलग कहानी है। क्योंकि जब तक उनको सेलेक्ट किया गया था उनका कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं था। एक मैच में उनके रन जरूर आए थे, लेकिन कई बार क्या होता है, एक माहौल बनाया जाता है कि एक हमने यंगस्टर को ले लिया, 13 साल के प्लेयर को ले लिया, रिकॉर्ड बना दिया। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। और जब सामने आपके गेंदबाजी आएंगे, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि 13 साल के बच्चा, मतलब वो वैसे तो उनके एज के ऊपर भी लगातार सवाल है कि वो 13 साल के हैं, 15 साल के, इसके ऊपर भी डाउट है। हालांकि मुझे लगता है वो तभी शायद इस सीजन में खेल पाएंगे जब राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज है केकेआर वर्सेस आरआर, देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।